नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात वार पलटवार की होगी। आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार जेडीयू और सीएम नीतीश पर हमला बोलने पर अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी अपनी पार्टी की चिंता करें, एनडीए और जेडीयू में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, सब मिलकर नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार फिर से संजय झा ने यह साफ कर दिया है कि जेडीयू को और एनडीए को लेकर जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत है। विपक्ष अपनी पार्टी की चिंता करे, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की चिंता करें, एनडीए में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, सब मिलकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। बन रहे हैं उनके पार्टी के क्या कुछ भी कहीं से कुछ बोलना है। दिखता आजकल ज्यादा चिंता जेडीयू को उनको हो गया, देख रहा हूं। अपना पार्टी का चिंता करें। नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और बिहार में इतना बड़ा बदलाव नीतीश कुमार जी उसी कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़े, उसी कुशासन को खत्म किया और तब जाकर के इतना बड़ा बदलाव बिहार में लाए। ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने हाल ही में यह भी देख लिया कि भारत का सामर्थ्य क्या है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं, खून बहाने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। हमने 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी मंगलवार को दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में दुनिया ने भारत की क्षमता देखी, भारत की ताकत देखी है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति को पूरी दुनिया के सामने रखा है। हमने दिखा दिया है कि जो भारतीयों का खून बहाते हैं उनके लिए दुनिया में कहीं भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है। आज भारत वही कदम उठाता है जो संभव है और जो राष्ट्रहित में सही है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन अमकलाबी के जरिए इजराइल ने अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करने का दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के दोहरे खतरों को खत्म कर दिया है। आईडीएफ ने तेहरान के आसमान पर एयर कंट्रोल भी हासिल किया और ईरानी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की मदद से कामयाबी हमने हासिल की। अब दोनों देशों की सहमति से सीज फायर लागू हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान ने आज सुबह इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जिसे ईरान ने आखिरी राउंड बताया है। हमले के इसी राउंड में इजराइल के बेरशेवा में सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा और रिफत अब्दुल्ला और इसके साथ ही इजराइल के बीरशेवा में नुकसान पहुंचा है। बीरशेवा वही जगह है जहां पर सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान ने मिसाइल हमले किए। और इजराइल से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों के अब तक 2 जत्थे दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर से सभी भारतीयों को दिल्ली लाया गया। भारत ने युद्ध के बीच इजराइल में फंसे लोगों को पहले जॉर्डन और मिस्र में इकट्ठा किया और उसके बाद उन्हें भारत लेकर पहुंचा। इस रेस्क्यू मिशन में वायुसेना C-70 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। पहले प्लेन से दिल्ली पहुंचे लोगों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने किया, जबकि दूसरे प्लेन से भारत लौटे लोगों का स्वागत केंद्रीय मंत्री लोकनाथन मुरुगन ने किया है।
पहले प्लेन से 165 भारतीयों को लाया गया, जबकि दूसरे प्लेन से 161 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। भारतीय वायुसेना भारतीय नागरिकों के अलावा मित्र देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित वहां से निकाल रही है। आईएएफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जानकारी देते हुए कहा कि जब भी जरूरत होती है वो देश और विदेश में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में से एक है। ये मिशन भारत की वैश्विक जिम्मेदारी है, संवेदनशीलता का प्रतीक भी है। इजरायल से लौटे भारतीय काफी खुश दिखे। और इजरायल ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। ईरान से भारतीयों को लेकर एक और प्लेन दिल्ली पहुंचा। युद्ध के 12वें दिन एक और प्लेन दिल्ली पहुंचा, जिसमें 292 भारतीय वतन वापस लौट चुके हैं। सुबह दिल्ली पहुंचे लोगों ने सकुशल वतन वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारत लौटे एक नागरिक ने कहा कि हम ईरान में बहुत मुश्किल में थे, हम मोदी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान से अब तक 2295 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। और अगली खबर पटना से है, जहां पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने अपनी शादी का रिसेप्शन अब छात्रों के लिए आयोजित किया। अंजुमन इस्लामिया में हुए इस रिसेप्शन पार्टी में खान सर खुद छात्रों को खाना परोसते हुए दिखे। बताते चले कि खान सर ने अपनी शादी के रिसेप्शन में पार्टी के पहले वीआईपी लोगों को सबसे पहली पार्टी दी और उसके बाद छात्राओं को पार्टी दी। आज अपने संस्थान के सभी छात्रों को रिसेप्शन पार्टी में उन्होंने बुलाया। रिसेप्शन में छात्रों की संख्या काफी दिखी और यही नहीं 156 प्रकार के पकवान बनवाए गए हैं। खुद खान सर ने छात्रों को खाना खिलाया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपके सामने है। देखिए, ये तीसरी पार्टी आप कह सकते हैं, एक बड़ी पार्टी उन्होंने छात्रों के लिए रखी है। इससे पहले छात्राओं के लिए उन्होंने पार्टी यहीं पर रखी थी। 156 प्रकार के पकवान बनाए गए हैं और इस पार्टी में खुद खान सर ने सभी छात्रों को निमंत्रित किया था। उन्हें भोजन भी परोसते हुए वो देखे गए। सबसे पहली जो उनकी पार्टी थी वो वीआईपी लोगों के लिए थी। खान सर से जब पूछा गया कि उन्होंने इतने गुपचुप तरीके से शादी क्यों की, तो उन्होंने कहा कि किसी के घर पर जाकर उसकी मुश्किलें बढ़ा देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर पार्टी देनी है तो हम खुद से देंगे और इसी वजह से रिसेप्शन पार्टी हो रहे हैं। सबसे पहले वीआईपी लोगों के लिए रिसेप्शन पार्टी, उसके बाद छात्रों के लिए और उनमें सबसे पहले छात्राओं के लिए और अब देखिए छात्रों के लिए भोज का आयोजन किया गया है। अच्छा टेस्ट लग रहा है। आप लोग अच्छे से मैनेजमेंट में भी कोऑपरेट करेंगे और पढ़ाई भी मन से करेंगे। ओके, पढ़ाई पे लग जाना और जल्दी जल्दी आप लोग कामयाब होकर अपना हॉस्पिटल वगैरह खोलो, इंजीनियरिंग करो। और अब बात तेज प्रताप को लेकर होगी। तेज प्रताप यादव अब पायलट बनने वाले हैं। दरअसल वाणिज्य विमान चालक कोर्स यानी कि सीपीएल ने इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। तेज प्रताप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं और अब वो वाणिज्य विमान चालक कोर्स के लिए दाखिला ले सकेंगे। अब आगे तेज प्रताप यादव बिहार उड्डयन संस्थान में दाखिला लेकर पायलट बनेंगे। बता दें आपको कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव सोशल साइट एक्स पर कई बार पायलट की यूनिफॉर्म में तस्वीरें और वीडियो साझा कर चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त का ये मामला है। आरजेडी के करीबी पर कसा है शिकंजा। ईओयू ऑफिस पहुंचे इंजीनियर सुनील, जिनसे लगातार ऑफिस में पूछताछ हो रही है। जेडीयू विधायक ने दर्ज कराया था ये पूरा मामला। जेडीयू एमएलए को खरीदने की कोशिश हुई थी, इसका आरोप लगाया गया था और इसी मामले में देखिए ये कार्रवाई और पूछताछ हो रही है। सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हुआ था। साल 2024 का ये मामला है। और पटना से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। एनडीए नेताओं ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया। फुलवारी शरीफ के कुर्थौल में जेडीयू के कार्यक्रम के बाद श्याम रजक ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला कर दिया। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद पार्टी में फर्जी वोटर के जरिए चुनाव जीते हैं। श्याम रजक ने आरजेडी की पार्टी फंड को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी बार बार लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तंज कसा। मतदाताओं के आधार पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। गिर जाएंगे भैया, रुक जाइए। इससे बड़ा झूठा बात नहीं हो सकता। फर्जी मतदाता उनका है, मेंबरशिप भी फर्जी है,
हम जानते हैं, हम तो उनके साथ रहे, काम किए, हम जानते हैं। जो उन्होंने इतने बड़े संख्या बता रहे हैं, जरा उनका हिसाब लेकर के इनकम टैक्स को बता दें कि कितना उनके पास राशि आया है। एक मेंबरशिप का 5 रुपया है, वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा मेंबर है, 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनका खाता तो होना चाहिए मेंबरशिप के खाते में। उनके वजह से बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ा है। उसको कम किया नीतीश कुमार जी और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करेगा ये लोग। लालू जी एक बार फिर से अध्यक्ष के लिए जो है जा रहे हैं। वो जब तक रहेंगे तब तक लोकतंत्र है, हम जब तक रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे, यही है उनका लोकतंत्र। अरे और इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद पर तीखा हमला किया। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद जेपी के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया, संविधान को दागदार कर दिया है। एक आर्थिक अपराधी होकर लालू प्रसाद आदर्श बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का यही कल्चर है, बिहार को बर्बाद कर रहा है और आरजेडी के बाकी नेता भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिखते हैं। आरजेडी आज भी नहीं सुधरा है और बिहार को बदनाम कर रहा है। बजाय आपका एक आर्थिक अपराधी जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सत्ता पर बैठ करके लोगों के आदर्श बनने की भावनाओं का प्रकटीकरण करे, ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया। और राजद कल्चर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिहार के हितैषी नहीं है, बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजद आज भी नहीं सुधरा है, कल भी नहीं सुधरेगा। कोई नामांकन नहीं हुआ है, क्यों होगा? ये लोकतंत्र का उनका पार्टी नहीं, राजतंत्र, परिवार तंत्र है। जमींदारी की भाव से वो राजनीति करते हैं। और वहीं लालू प्रसाद को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार कर दिया है और कहा कि विजय सिन्हा की अपनी कोई हैसियत नहीं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का पिछलग्गू है, अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, क्षेत्र में जनता रगड़ रही है, ये आरएसएस का नाजायज प्रतिबिंब है। ये खुद गब्बर टैक्स वसूल रहा है बैठ के डिपार्टमेंट में। और बिहार की सियासत में परिवारवाद की सीमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से एनडीए को निशाना बनाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है। मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई को तो पहले ही घर से निकाल दिया, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। मांझी ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि जो घर परिवार का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। और बांका से अगली खबर, जहां बांका से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर जमुई में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और दिवंगत दिग्विजय सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी भी वहां पर पहुंचे। जमुई के नया गांव समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और बेटी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह जमुई से बीजेपी विधायक हैं। आपको बता दें कि ये दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हैं श्रेयसी सिंह, जो कि जमुई से इस वक्त बीजेपी की विधायक हैं। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां वो LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और छात्रों से उन्होंने सीधा संवाद किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मंच से बिहार की तारीफ भी की और मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को भी संसद आने का न्योता दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई दूसरे मंत्री भी शामिल हुए। बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में यूजीसी की ओर से ऑटोनॉमस स्टेटस भी दिया गया और उसके बाद छात्रों के साथ संवाद भी हुआ। कॉलेज को एक नया स्टेटस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा प्राप्त हुआ है कि कॉलेज को ऑटोनॉमी मिली है, मतलब यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त अब ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। उन्होंने बहुत छात्रों को भी कहा, छात्रों को निमंत्रण भी दिया कि आए, दिल्ली आए, संसद भवन का भ्रमण करें। और मुजफ्फरपुर की धरती और बिहार आगमन पर हम सब लोग हर्षित हैं और पूरा परिवार भी, और विशेष तौर से कॉलेज में उनका आगमन बच्चों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत प्रेरणादायक रहा।
और उन्होंने छात्रों को बहुत ही सारगर्भित अपनी बातें करते हुए ये कहा कि देश आप ही के कंधे में है और देश को 2047 में आप ही को विकसित भारत बनाना है। और ऐसे लोगों को बुलाने का हम लोगों का पर्पज केवल ये होता है कि हमारे छात्र, हमारे जो भविष्य निर्माता हैं, उनको यह फील हो कि हम ही लोगों के बीच का एक आदमी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, कठोर परिश्रम से इस कुर्सी पर पहुंचा है। और अगली खबर बाढ़ से, जहां बाढ़ के घोसवरी पहुंचे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, यहां सिर्फ अपराध हुए। मंडल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवा नेता तेजस्वी यादव का जलवा दिखेगा, क्योंकि बिहार में कोई नया काम नहीं हुआ। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में अराजकता के लिए बीजेपी और आरएसएस ही जिम्मेदार हैं। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे दें, पूर्व मंत्री के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मुरारी प्रसाद गौतम के घर पर चोरी हुई है और सरकारी आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि कूलर, पंखा, टोटी यानी कि नल सहित कई सामान चोरी हो गए हैं। सचिवालय थाने में इस बात की शिकायत भी दी गई है कि किसी के द्वारा नल की टोटी खोल ली गई है और जो गार्ड रूम था उसमें से कुछ बेड वगैरह थे, कंबल थे, सारे गायब हैं। कहीं ना कहीं स्मोकर्स वगैरह का लगता है कि कार्य किया गया स्मोकर के द्वारा, क्योंकि चोर अगर आते चोरी की नीयत से आते तो घर में जाते, लेकिन कैंपस में हिले हैं, लेकिन गार्ड रूम जैसा कि कोई नहीं रहता है, खाली है, क्योंकि हाउस गार्ड का रूम है, हाउस गार्ड अभी अवेलेबल यहाँ नहीं है, इसकी वजह से वहाँ घुस करके नल की टोटी वगैरह स्मोकर के द्वारा खोली गई है। और वहीं पटना में पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के ऊर्जा मंत्रियों का बड़ा सम्मेलन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 2030 तक ऊर्जा की समस्या का समाधान निकालने पर चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए। और तस्वीरें आपके सामने है। सम्मेलन ये चल रहा है 2030 तक कैसे ऊर्जा का अच्छा उपयोग हो सके, ऊर्जा की समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें कि इस सम्मेलन में जो पूर्वी प्रक्षेत्र के ऊर्जा मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और खबर आरा से, जहां 2 लड़कियों ने घर से भागकर शादी रचा ली है। घटना शहर के टाउन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। दोनों लड़कियों को दिल्ली से ढूंढकर पुलिस और बाल संरक्षण इकाई के सामने पेश किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 3 साल से अफेयर भी था। दोनों ने दिल्ली जाकर शादी रचा ली। फिलहाल दोनों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा गया है। और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मीठापुर के गौरैया मठ के पास पथ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज 3 योजना का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके लिए 320 करोड़ की राशि खर्च होगी। वहीं सड़क बनने से मीठापुर के लोगों को भी फायदा होगा। मीठापुर के कई योजनाएं को काफ़ी डिमांड था और आज उसी का शिलान्यास शुरुआत हुआ है। करीब 3 प्रमुख योजनाओं का आज यहाँ पर मीठापुर के इलाके से आज शिलान्यास होगा। और मुख्यमंत्री समग्र विकास में जो बड़ी राशि पटना को स्वीकृत हुई थी, पिछले वित्तीय वर्ष में भी पूरे पटना नगर निगम को 160 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में भी 160 करोड़, तो उस पूरे 320 करोड़ की लागत से पटना शहर के विकास में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना नया आयाम जोड़ेगा। और अगली खबर नवादा से, जहां नवादा में युवक के हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक अवैध हथियार लेकर दहशत फैलाने की कोशिश में है। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो डाला है जो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो हिसुआ थाना क्षेत्र के चित्रघटी पंचायत के मोला नगर का बताया जा रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ इस